हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमने इंडियन इकोनॉमिक्स ले रखा है। आज का हमारा टॉपिक है एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पे ये हमारा दूसरा वीडियो है। होप आपने पहला वीडियो देख लिया होगा। क्वेश्चन आज का, व्हेन वर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मरली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में नई आर्थिक नीति के तहत आर्थिक सुधार हुए थे, वो औपचारिक रूप से ऑफिशियली कब से शुरू हुए थे? मार्च 1990 से, दिसंबर 1990 से, जून 1991 से, जुलाई 1991 से। तो आपको सर जुलाई याद रखना है। जुलाई 1991 से भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, नई आर्थिक नीति अपनाई गई। ठीक है, तो जुलाई 1991। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 1991 की जो नई पॉलिसी आई उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत आर्थिक सुधारों का हिस्सा नहीं थी? सेंट्रलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इनमें क्या नहीं था? तो हमें पता है एलपीजी को अपनाया गया था, जहाँ एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण ये गलत जवाब है। इस अवधारणा को अपनाया नहीं गया था। मैंने इन तीनों को विस्तार से पिछले वीडियो में समझा दिया है, तो अभी समझा के बोर नहीं करूँगा कि कैसे आप प्रतिबंधों से आज़ादी देते हो तो उदारीकरण होता है, कैसे आप सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्रों के लिए खोलते हो तो प्राइवेटाइजेशन होता है, और कैसे आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए खोलते हो तो वो ग्लोबलाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो एलपीजी का हिस्सा नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है? ये जो आप अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए खोल देते हो तो इससे क्या हो सकता है? आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। तो जब आप ग्लोबलाइज होते हो तो क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में वस्तुएं सेवाएं आती जाती हैं। जो मैन पावर है एक देश से दूसरे देश में आती जाती रहती हैं। यहाँ से जन्म होता है आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग का बहुत सिंपल में अर्थ ये होता है, जो काम पहले आप खुद किया करते थे अब वो काम किसी और से करवाना। अगर मैं आपको आउटसोर्सिंग का देसी एग्जांपल दूं तो आप सिंपली जब ब्यूटी पार्लर जाते हैं या सैलून में जाके बाल कटवाते हैं तो वो भी आउटसोर्सिंग है। आप घर में भी बाल काट सकते हो, ख़राब कटेंगे, आई नो दैट, और यही रीज़न है ख़राब कटेंगे इसलिए आप सोचते हो कि मैं बाहर से कटवा लेता हूँ, सस्ते कटेंगे, बढ़िया कटेंगे, मैं जेंटलमैन लगूंगा। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग में क्या होता है, जो काम पहले इन हाउस हुआ करता था वो अब बाहर दे दिया जाता है। तो ठीक है, अभी इसको आप एक बार और समझ लीजिए। आउटसोर्सिंग होता क्या है? द बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग अ पार्टी आउटसाइड अ कंपनी to perform services or create good that were traditionally performed in house by the company's own employee। तो पहले कंपनी अपने कर्मचारियों और आदमियों से जो प्रोडक्शन करवाया करती थी वो हम बाहर के किसी एक्सपर्ट को दे दें, या तो उसकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए या इसलिए क्योंकि वो हमें सस्ता बना के देगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप काम बाहर के किसी को दे रहे हो। तो जब आप मान लीजिए, मान लो मैं अपना वीडियो खुद भी एडिट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी से अपना वीडियो एडिट करवाता हूँ तो वो आउटसोर्सिंग है। तो दूसरों की सेवाएं लेना इज़ आउटसोर्सिंग। तो ग्लोबलाइजेशन का एक अनिवार्य परिणाम ये होना ही था कि आपको विदेशों से काम मिलने लग गया और आप विदेशियों को काम देने लग गए, तो ग्लोबलाइजेशन है। बीच में बीपीओ का खूब कल्चर चला था, तो बीपीओ में यही होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो जैसे मान लीजिए कोई कॉल लगाने का काम है या कस्टमर सपोर्ट देना है या कोई जॉब प्रोफाइल वेरीफाई करना है, तो वो काम आप करोगे। इससे बढ़िया आप किसी एक्सपर्ट कंपनी से काम करवा लो, तो आप अपना काम आउटसोर्स कर देते थे। तो अपना काम दूसरों को सौंपना आउटसोर्सिंग होता है, और ये एक तरह से ग्लोबलाइजेशन का अनिवार्य परिणाम होता है। क्या आप जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो हम आपके लिए 3 गिफ्ट लेके आए हैं। हमारा पहला गिफ्ट है यूट्यूब वीडियोस। हम आपको 100 से भी ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है, आपको हर चैप्टर की अप्रोच मिलेगी। हमारा दूसरा गिफ्ट है, आपको पीडीएफ मिलेंगे। ये पीडीएफ कलरफुल होंगे, विद फुल डिटेल होंगे। आप अपनी पेज से जब देखना चाहें तब उनको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो हमारी तरफ से रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हम आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। उसके द्वारा आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, आपको अपने सही गलत क्वेश्चंस का पता लगेगा।
कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, आपको पूरा डिटेल उसमें पता लगेगा। ठीक है, अब ये सब आपको मिलेगा कैसे, इसके लिए नीचे हमने एक लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे बताए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। Which of the following arguments are made in favor of privatization of a country's economy? किसी देश की अर्थव्यवस्था के निजीकरण के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन से तर्क दिए जाते हैं? भाई आप बताओ, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो मैं कुछ और तर्क बताता हूँ। कहने वाले ये कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। वाकई में ये बात सही है कि मान लीजिए कि कोई पब्लिक सेक्टर है और वो बीमार पड़ा है, ठीक है, बीमार पड़े होने का मतलब क्या होता है, अपना लोन ना चुका पाना, प्रॉफिट मेकिंग ना कर पाना। तो अगर प्राइवेट सेक्टर को देने से जो प्राइवेट मैनेजमेंट वाला बंदा है वो उसको वापस ज़िंदा कर देता है, उस उद्योग को पुनर्जीवित कर देता है, तो प्राइवेटाइजेशन क्यों ना किया जाए? तो ये वाकई में तर्क या लॉजिक बनता है। यह व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धी माहौल बनाता है। बिल्कुल सर, ये मान लीजिए कि केवल गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते और उसके मुकाबले गवर्नमेंट स्कूल भी हुआ करते और प्राइवेट स्कूल भी होते, जैसे कि अपने देश में हैं, तो वाकई में अब गवर्नमेंट स्कूल्स को भी मेहनत करनी पड़ती है, वरना सारे के सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में ही चले जाएंगे। तो ये एक तरह से कॉम्पिटिटिव माहौल बनाता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाता है। तो ये भी लॉजिक बनता है निजी क्षेत्र के पक्ष में। यह उपभोक्ता की संप्रभुता की रक्षा करने में मदद करता है। बिल्कुल सोचो, अगर केवल देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते तो मरीजों को इलाज मिलता और वो भगवान भरोसे मिलता। ठीक है, डॉक्टर अच्छे होते हैं, लेकिन फिर अगर कोई और लोगों के पास ऑप्शन ना होता तो उन्हें जैसे तैसे सारा लोड वहीं पे आ जाता। तो इसीलिए भी उपभोक्ताओं की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए भी प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। तो ये सारे के सारे लॉजिक बिल्कुल सही हैं कि क्यों देश में प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है, और है भी। हमारे देश में अब निजीकरण है, हमारे यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिक्सर है, इसलिए हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, हमारा देश अभी भी इंडिया और भारत दोनों ही हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, हु वर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली हु इनिशिएटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन थे वो दो लोग उस समय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री? तो उस समय वित्त मंत्री थे सरदार मनमोहन सिंह जी या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका सी आंसर होगा। अब आप देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम बी ऑप्शन में भी आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था उस समय? क्रमशः बताना है, क्रमशः वित्त मंत्री कौन थे और प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको क्रम ब्रेक नहीं करना। तो उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी और पुल्लीवट्टी नरसिम्हा राव जी, ये आपके थे प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर सी रहने वाला है। इसके बाद कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? तो निम्नलिखित में से कौन 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? तो संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, राजकोषीय सुधार हुए थे, हाँ साहब हुए थे उस समय। कर सुधार हुए थे। भुगतान संतुलन समायोजन छोड़ दो, औद्योगिक सुधार हुए थे। तो ये वाला आंसर आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट नहीं हुए थे, बाकी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के तहत ये बाकी सारे सुधार हुए थे। तो सी इसका आंसर है। एक बार आप इसको देख लीजिए। लिबरलाइजेशन के दौरान किया गया था ट्रेड सेक्टर, व्यापार क्षेत्र में सुधार किया गया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी औद्योगिक क्षेत्र में सुधार किया गया था, फिस्कल सेक्टर यानी राजकोषीय क्षेत्र में सुधार किया गया था, और फाइनेंशियल सेक्टर जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस बहुत कुछ आ जाता है, उनमें भी सुधार किया गया था, पर बीओपी वाला इसमें नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है,
तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारा 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, इस तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो गए अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें Which of the following has not occurred after the liberalization of economic policies under the new economic policies? आर्थिक सुधारों पे ही बात चल रही है, LPG पे ही बात चल रही है। तो ये कह रहा है कि क्या नहीं हुआ है उदारीकरण के बाद। 1991 की नई आर्थिक नीतियों के तहत आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद निम्नलिखित में से क्या नहीं हुआ है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि, बिल्कुल सही बात है। भारत के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो उस समय केवल 15 से 21 दिन तक के लिए थे, आर्थिक संकट के समय हमारी बहुत हालत ख़राब थी, हमारे पास इतने पैसे थे कि हम 3 हफ्ते तक के ही इंपोर्ट बिल्स चुका सकते थे। लेकिन उसके बाद फॉरेक्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हुई है जब से LPG आया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से प्रवाह में वृद्धि, बिल्कुल जब से FDI आया है, फॉरेन कंपनीज पैसा लगाने लगी हैं। कई सेक्टर में 49%, कहीं पे 74% और कहीं तक 99% तक भी FDI अलाउ किया गया है। तो उससे डेफिनेटली लोगों का भी, वर्ल्ड इकोनॉमी का भी इंडिया पे बहुत भरोसा है, तो वो देश में पैसा लगा रहे हैं, पैसा लगातार आ रहा है। कभी कभी इस चक्कर में काली मुद्रा भी आ जाती है, ब्लैक मनी भी आ जाती है, बट आ रही है, पैसा तो आ रहा है, वाइट और ब्लैक हर तरह का। और भारत के GDP में कृषि की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि, तो ये तो इन्होंने बातों में गलत समझा दिया। ये कह रहे हैं कि हमारी GDP में कृषि की हिस्सेदारी बढ़ी है, नहीं। सर्विस सेक्टर, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और आपका टर्शरी या तृतीय क्षेत्र, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर होता है, दूसरा इंडस्ट्री होता है, तीसरा सर्विस होता है। तो मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगातार कमी आ रही है, और जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है तो सर्विस सेक्टर बढ़ता है, तो यहाँ इन्होंने बातों में बोला अ मैसिव इंक्रीज इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर। हमारी GDP में एग्रीकल्चर का योगदान बढ़ता जा रहा है, नहीं, कम होता जा रहा है, तो ये गलत है। इंक्रीज इन इंडिया शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड ट्रेड, भारत का विश्व के निर्यातों में हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। ये बात भी सच है कि हमारी अब एक्सपोर्ट में भागीदारी, जब मैं वो आपको फॉरेन ट्रेड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे आंकड़ों के साथ बात करेंगे। तो अभी के लिए समाचार ये है कि इन्होंने ये बात गलत लिखी है कि LPG के आने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर का GDP में योगदान बढ़ा है, ये बात गलत है, ठीक है। ओके, इसकी बात है व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ द LQP सिस्टम दैट एग्जिस्टेड बिफोर द ऑनसेट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हम इतनी देर से LPG चिल्ला रहे हैं, पहले LPQ होता था। तो L का मतलब होता था लाइसेंस, P का मतलब होता था परमिट और Q का मतलब होता था कोटा।
लाइसेंस, परमिट और कोटा चला करता था। LQP लिखा है तो लाइसेंस, कोटा और परमिट राज। तो यस, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। बाकी भी ऑप्शंस दे रखे हैं, लाइसेंस, कोटा, प्राइवेटाइजेशन, लाइसेंस, लिबरलाइजेशन, कोटा, परमिट, बट ए इसका आंसर है। आप LQP अच्छे से याद कर लीजिए, LQP रिप्लेस्ड बाय LPG। ठीक है, चलिए ये देखो पहले क्या हाल था। ब्यूरोक्रेटिक रेड टैपिज्म ड्यूरिंग, पहले लाल फीताशाही चलती थी। लाल फीताशाही मतलब क्या होता है, कोई फाइल है उसको फीता बांध के, उसको फीता होता है, उसको फीते से बांध के अलमारी के ऊपर चढ़ा दो या अलमारी के अंदर रख दो, लाल फीताशाही। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, इतनी जल्दी क्या है, कर देंगे आराम से। तो पहले ये चलता था, पहले लाइसेंस, हर चीज़ के लिए लाइसेंस होता था, हर चीज़ की लिमिट बंदी हुई होती थी, हर चीज़ के लिए परमिट लेना पड़ता था। अभी भी है लेकिन बहुत कम कर दिया गया है और अब बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर अ पार्ट ऑफ। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, ये सब फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं सर। हिंदी में पढ़ लेते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार, स्टॉक एक्सचेंज बाजार, बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान डैश डैश का हिस्सा हैं। राजकोषीय क्षेत्र में सुधार का हिस्सा है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार का, औद्योगिक क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र में। ये सारे जो वर्ड है ना सर, ये आपको फाइनेंशियल सेक्टर में सुनने को मिलते हैं। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के सुधार हुए, वित्तीय क्षेत्र के सुधार हुए, उसमें फिर इन सब के अंदर सुधार हुए। सेबी आया, उसी समय सेबी भी आया था। तो एक बार देख लीजिए, तो जब हम वित्तीय सुधारों की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के सुधार हुए, जैसे नरसिम्हन कमेटी वगैरह बनी। कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार के सुधार हुए और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के सुधार हुए। तो ये सब उसी समय हुआ। ठीक है, तो ये वित्तीय सुधार है। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कैरेक्टराइज्ड इन द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1991 के आर्थिक संकट की विशेषता थी? सेलिंग ऑफ गोल्ड फ्रॉम रिजर्व्स, हमें अपने भंडार से सोना बेचना पड़ रहा था। इंक्रीज इन द फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटे में लगातार वृद्धि हो रही थी। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, रिडक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल हो रहा था। ये ऑल ऑफ द अबव। उस समय जब हमारे ऊपर आर्थिक संकट आया हुआ था तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही थी। पिछले वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इसे डिटेल से बताया है कि क्यों हमारी हालत कितनी ख़राब चल रही थी। ऑल ऑफ द अबव। एक बोनस क्वेश्चन है, एट द पीक ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1990, 1990 में जब आर्थिक संकट अपने चरम पे था तो भारत के पास कितने सप्ताह के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार था? मतलब हम कितना बिल दे पाने की ही स्थिति में थे। 1 हफ्ते के बिल चुका पाने के लिए 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, तो 3 हफ्ते। सोचो, इसे आप अपने ऊपर लेके देखो। मान लो कोई व्यक्ति के पास इतने पैसे हों कि वो केवल 3 हफ्ते तक ही अपना घर और चला सके, उसके बाद खाने के लिए पैसे ना रहें, तो लगभग वही हालत हो गई थी। हमारे पास केवल इतने फॉरेक्स रिजर्व थे कि हम 3 हफ्ते के ही इंपोर्ट बिल का पेमेंट कर सकते थे। उसके बाद हम बैंकरप्ट हो जाते, हमारा देश दिवालियेपन के कगार पे था। ऐसे में हमारी कश्ती को तूफानों से निकाल के लाए। सो ठीक है, वेल डन। चलिए, होप आप भी अपनी कश्ती को तूफानों से निकालेंगे, मेहनत करेंगे। और ठीक है, इसके अलावा कुछ बेसिक कमांड हैं, PDF है, डाउनलोड कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ बोलना बताना है तो कमेंट कर दीजिएगा। ऐप फ्री में है, फ्रीली डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।